भारत एक गरीब देश, भारत भूखमरी और बीमारियों का देश, भारत एक सब पेड़ों का देश। ये दुनिया हमारे बारे में बोलती आ रही है, बट इसके बावजूद आज हम बन गए हैं दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पर यहाँ पे भी पहुंच के यूएसए ऐसे कार्टून निकाल रहा है। ये जर्मनी का कार्टून है, ये है यूक्रेन का कार्टून। अब मेरा भारत मान सिर्फ गाने का नहीं, अब इनको दिखाने का टाइम आ गया। अब इस टेबल पे एक चीज दोबारा गौर करिए। आप देखिए पर कैपिटा इनकम भारत का सबसे ज्यादा कम है, ओनली एट 2.6। और यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से भारत रुका हुआ है और हमें आगे बढ़ने के लिए इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर कैपिटा इनकम ये दिखाता है कि देश की पूरी इनकम डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। तो हमारे देश में एवरेज में एक बंदा की इनकम क्या है और वो इतनी ज्यादा कम है क्यों? एक वो भारत है जो ग्रो कर रहा है, स्टार्टअप शुरू कर रहा है, मॉडर्नाइज हो चुका है, डिजिटल वर्ल्ड में आ चुका है, दुनिया में रूल कर रहे हैं और बहुत पैसे कमा रहे हैं। इसलिए हमारे देश में लग्जरी होम सेल्स इन 2022 हाईएस्ट थी। लास्ट ईयर मर्सिडीज की हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्ड हुई है। लिम्बोर्गिनी इंडिया ने जो अपना टारगेट रखा था ना टू सेल कार्स इन 2023, वो इस साल के सिर्फ शुरुआती 3-4 महीने में ही पूरा हो गया। ये है हमारा पहला भारत जो आगे बढ़ रहा है। पर एक दूसरा भारत है जिसको हम पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं और वो भारत है रूरल इंडिया जो मेजोरिटी में है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो टैक्स नहीं भरते, वो टैक्स स्लैब में आते ही नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको कंपनी टारगेट भी नहीं करती बिकॉज उनके पास पैसे ही नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको कोई जॉब्स भी नहीं दे रहा बिकॉज उनके पास स्किल ही नहीं है। और हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है कि सिर्फ भारत का एक हिस्सा नहीं, पूरा भारत एक साथ आगे बढ़े, तभी हम बनेंगे दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और आप चिंता मत करना क्योंकि वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है। भारत की सरकार के 3 ऐसे मेजर इनिशिएटिव्स हैं जिनकी वजह से जो हमारा रूरल इंडिया ना वो एक कदम नहीं 10 कदम आगे बढ़ने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो क्या इनिशिएटिव्स हैं जो भारत सरकार ने लिए हैं, क्या प्लान्स हैं, उन इनिशिएटिव्स के क्या नंबर्स हैं और उससे हमारे देश का क्या पोटेंशियल है। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। सबसे पहले आता है आत्मनिर्भर भारत, मतलब मैन्युफैक्चरिंग। पिछले 20 सालों में भारत की इकोनॉमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसके पीछे एक सेक्टर का बहुत मेजर हाथ था, वो था आईटी सर्विसेज का, बीपीओस का। इस सेक्टर ने भारत की पूरी रेपुटेशन ही चेंज कर दी बिकॉज अब भारत अपनी आईटी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर रहा था। सो मच सो आज भारत को दुनिया का बैक ऑफिस बोला जाता है बिकॉज हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है ना उसमें 57% सिर्फ आईटी सर्विसेज सेक्टर का पार्टिसिपेशन था। तो इस सेक्टर ने हमें बहुत बूम दिया है, बहुत बेनिफिट दिया। बट इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि इस सेक्टर ने सिर्फ 28% एम्प्लॉयमेंट दी है इंडिया को और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग का आना बहुत जरूरी है सो दैट हमारे देशवासियों को नौकरियां मिले। भारत की दूसरी दिक्कत आती है ट्रेड डेफिसिट की। मतलब क्या है? भारत इंपोर्ट करता है बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट करता है बहुत कम। भारत का एक्सपोर्ट ना 20% से भी कम है। अगर मैं पूरे ट्रेडिंग की बात करूं तो हमारा देश ट्रेड डेफिसिट में है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना, आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करना हमें बहुत हेल्प करेगा कि भारत का ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव में आ जाए। और मैन्युफैक्चरिंग दोस्त एक ऐसा सेक्टर है जिसका हर जगह बेनिफिट होता है। ज्यादा नौकरियां मिलती हैं, स्किल लेबर को भी, अनस्किल्ड लेबर को भी। इनोवेशन होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है वो बेटर एजुकेशन अफोर्ड कर पाते हैं, वो एजुकेशन को और सीख ले पाते हैं और देश को तो फिर ऊपर जाना ही जाना है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। अगर किसी देश से रॉ मटेरियल बाहर जाए और वो उसी से बने मैन्युफैक्चर गुड को इंपोर्ट करे, ये स्थिति किसी भी देश के लिए घाटे का सौदा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा, न हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। अब भारत सरकार इसके लिए बहुत सारी पीएलआई स्कीम्स लेके आई है और 40 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उन सेक्टर्स को चूज किया है जो भारत को एक कॉम्पिटिटिव एज दे पाए, उन सेक्टर्स को चूज किया है जो भारत में एक्सपोर्ट बढ़ा पाए। और ये पीएलआई स्कीम्स का काम क्या है? इनका काम है सबसे पहले सप्लाई चेन को और एफिशिएंट बनाना, दूसरा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत स्ट्रेंथन करना और तीसरा ये एक्सपोर्ट के लिए इनिशिएटिव देना, एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिट देना। इसके लिए भारत ने जो हमारे पुराने टाइम के रूल्स रेगुलेशंस चलते आ रहे हैं ना उनको हटाया है, उनको इजी टू अंडरस्टैंड किया है, उनको बहुत लॉजिकल तरीके से अप्रोच किया है सो दैट जो बिजनेसमैन है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसका फोकस ये पेपर वर्क नहीं लगा होना चाहिए, उसका फोकस होना चाहिए अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने में। और इसी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे सेक्टर्स जिसमें भारत सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। सबसे पहला सेक्टर जहां भारत का फोकस जा रहा है वो है डिफेंस सेक्टर। भारत को पाकिस्तान से, चाइना से कांस्टेंट थ्रेट है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश की आर्मी ना सेल्फ रिलायंट हो, इंडिपेंडेंट हो और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो। अब इसके लिए जरूरी क्या है कि
डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस वेपन्स भारत में ही बनने चाहिए, और सिर्फ बनने नहीं चाहिए, भारत को डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहिए। सरकार का एम है दैट बाय 2025 हम चाहते हैं हमारी डिफेंस इंडस्ट्री का टर्नओवर $25 बिलियन हो जाए, जिसमें से $5 बिलियन के एरोस्पेस हम एक्सपोर्ट करें। इसके लिए भारत सरकार ने 2.7 लाख करोड़ का ऑर्डर दिया है डिफेंस इक्विपमेंट का हमारी देश की कंपनीज को, जिसकी वजह से जो हमारी डिफेंस की प्रोडक्शन है इंडिया में पहली बार उसने 1 लाख करोड़ को क्रॉस किया है। एंड फॉर 16,000 करोड़ डिफेंस इक्विपमेंट्स हैव बीन एक्सपोर्टेड। ये इंडिया के लिए ऑल टाइम हाईएस्ट है। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे भी हमारा देश लीप्स एंड बाउंड्स करके आगे बढ़ा है और ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। भारत 4th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड जिसमें सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड है। 4th लार्जेस्ट कंट्री है जिसमें विंड पावर कैपेसिटी है। 4th लार्जेस्ट कंट्री है जिसकी सोलर पावर कैपेसिटी है, और 3rd लार्जेस्ट कंट्री है फॉर न्यू सोलर फोटोवोल्टिक्स। और हमारे देश का टारगेट क्या है कि हमारी 50% इलेक्ट्रिसिटी जो हम पूरे देश में यूज करते हैं शुड बी थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। हाँ, मुश्किल है ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज्यादा है, बट जिस स्पेस में भारत जा रहा है ना, ये पॉसिबल है। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आती है, जहां पे भारत का टारगेट है कि 2024 तक हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज डबल हो जाए और पहुंच जाए 15 लाख करोड़, और 2026 तक हम बन जाए दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट आफ्टर यूएसए एंड चाइना। और ये सब पॉसिबल है बिकॉज भारत सरकार बहुत सारी पीएलआई स्कीम्स ला रही है टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। अभी से एक साइड हो गई क्या? अभी तो आपने दूसरी 2 चीजों के बारे में सुना ही नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड इनिशिएटिव की, जो है डिजिटलाइजेशन। भारत डिजिटलाइजेशन में इतना ज्यादा आगे बढ़ गया ना कि खुद भारतीयों को यकीन नहीं होता है कि हमारा देश ने इस लेवल पे परफॉर्म किया है। क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन की वॉर है, ये जंग से प्राइवेट कंपनीज नहीं लड़ रही है, पब्लिक कंपनीज, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज फोरफ्रंट में आके बेटर परफॉर्म कर रही है, वो सबके लिए रास्ता पेव कर रही है। अब भारत के लिए डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा जरूरी इसलिए है, 60% जनता हमारे रूरल एरियाज में रहती है, वहां तक कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट है, वहां तक पहुंचना डिफिकल्ट है। अब जब हर चीज डिजिटल हो गई ना, जो इकोनॉमिक गैप है अर्बन भारत और रूरल भारत के बीच में, वो ब्रिज हो रहा है। और कंपनीज के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब डिजिटलाइजेशन होती है ना, बिजनेसेस के लिए क्या आती है? एफिशिएंसी। दुनिया के लिए क्या आती है? भारत में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के ग्रामीण क्षेत्र में एक नई डिजिटल क्रांति को जन्म दिया है। 2014 के पहले हमारे देश में 100 से भी कम ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हुई थी। आज भारत नेट के जरिए 2 लाख ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी। ये देखिए हमारे देश की डिजिटलाइजेशन की अचीवमेंट्स। यूपीआई इस लेवल पे जा रहा है, बाहर के देश हमें कॉपी कर रहे हैं, जहां पे 30 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई हैं पिछले 5 महीनों में। उसके बाद आधार कार्ड है, उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव विच वाज अमेजिंग, उसके बाद डिजिटल लॉकर, फिर जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, ई ट्रांजैक्शंस, हर एक चीज। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको देखना कि किस लेवल पे हमारी डिजिटलाइजेशन हो रही है। फिर आते हैं इंटरनेट यूजेज पे। हमारे देश में अगर मैं इंटरनेट यूजेज लूंगा फ्रॉम 2017 टू 2021, हम 53% CAGR से ग्रो किए हैं। और आजकल तो आप देखेंगे जो जेनजीज हैं फोन पे कम से कम 8 घंटा निकाल रहे हैं, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है बिकॉज ये एक ऑनलाइन मार्केट स्पेस खुलता है। एज्यूम्ड ये है कि भारत बाय 2030 दुनिया का 2nd लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट बन जाएगा, जिसकी वजह से बहुत बिजनेसेस को बूम मिलता है। और इसी डिजिटलाइजेशन की वजह से जो बीपीओ सेक्टर, आईटी सर्विसेज हमारा ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है ना, वो और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये आप देखिए हमारी सर्विस एक्सपोर्ट्स किस पेस में बढ़ रही हैं। और सर, आप गोयला की बात मानो, अगले 20 साल आप भारत को देखना, हमारा देश ना रोबोटिक्स में नंबर 1 हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया का कैपिटल बनने की कगार में खड़ा हुआ है। और एक बार आप ये सोचना, हमारा देश वही देश है जिसका दुनिया मजाक उड़ाती थी कि हम अनपढ़ हैं, और आज दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैपिटल बनने की कगार में खड़े हैं। और जो इंडिया में वर्कफोर्स है, जो इंडिया में स्किल्ड लेबर है, जो इंडिया में ब्रेन पावर है, इट इज एक्सपेक्टेड कि जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज की टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर होंगी ना, उन सब का सोल्यूशन आएगा सिर्फ और सिर्फ भारतीयों से, सिर्फ और सिर्फ हम इंडियन से। और इसकी वजह से बैंक्स, हेल्थ केयर सेक्टर, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, आईटी कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप किसी भी सेक्टर का नाम ले लो, सबको बेनिफिट मिलेगा। आज ना हम उस जगह खड़े हैं कि हमारे देश में आप किसी भी सेक्टर में रैंडमली पत्थर मार दो ना, उस सेक्टर से सोना निकलेगा। हर जगह ग्रोथ पोटेंशियल है, और इस पूरे पोटेंशियल को जो पूरा एक साथ जोड़ता है ना, वो है हमारी भारत का 3rd इनिशिएटिव, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस देश में
इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है, बिकॉज जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कंपनीज के लिए काम करना आसान है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा देश कनेक्टेड हो जाता है। बाहर की देशी कंपनीज ना इंडिया में आएंगी और यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगी, बिकॉज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना, यहाँ पे बिजनेस सेटअप करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी सरकार ने जो इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 में जीडीपी का 1.7% था, अब इन 22-23 ये हो गया है जीडीपी का 2.9%। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को हाईएस्ट एवर बजट एलोकेट हुआ है ऑफ 2.4 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 36% ज्यादा बजट एलोकेट किया है और स्पीड से काम करने के लिए। और ये इतना जरूरी इसलिए है बिकॉज इससे होगा क्या, सबसे पहले रोडवेज पे कम प्रेशर आएगा, जहां पे अब हमारे देश में लोग एयरवेज को यूज करेंगे, वाटरवेज को यूज करेंगे, रेलवेज को ज्यादा यूज करने लग जाएंगे। सेकंड क्या होगा, सप्लाई चेन्स इजियर हो जाएंगी, सप्लाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेसेस डबल पेस में अच्छा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर, जब ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो जाएगा, रोडवेज रेलवेज हर एक चीज इतनी परफेक्ट हो जाएगी, होगा क्या, जो हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो रूरल एरियाज में जाके अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बिकॉज उनको वहां सब कुछ सस्ता पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन इतना इजियर है दैट दे कैन कनेक्ट टू द एंटायर कंट्री। टारगेट्स ये हैं, हमें अपना नेशनल हाईवे नेटवर्क बहुत इंप्रूव करना है, एविएशन नेटवर्क इंप्रूव करना है जहां पे एयरपोर्ट्स खुलेंगे, हेलीकॉप्टर्स की सर्विसेज आएंगी, रेलवेज पे कार्गो की कैपेसिटी बढ़ानी है, गैस पाइपलाइन का पूरा नेटवर्क चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा नेटवर्क चाहिए जहां पे कहीं भी इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम ना आए। और इसके ऊपर टारगेट है ऑफ 20 मेगा फूड पार्क्स, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और 202 हार्बर्स। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे देश के पिलर्स होने वाले हैं जिससे हम बनेंगे दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पर आपको पता है क्या, मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ फ्यूचर की, बट भारत के लिए ना यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जब 1947 में ब्रिटिशर्स गए थे, हम सर कहीं के भी नहीं थे, तुच्चे थे हम, और वहां से यहां तक की जर्नी बहुत मुश्किल रही है। और उस जर्नी के बारे में जाना है ना, तो ये वीडियो देखिए कि कैसे हमारा देश इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुआ।